डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस डेज। तो हमने ये देखा है कि आजकल देश में स्थिति भयानक हो रही है। सो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि आप अपना ध्यान रखें, बिना मास्क के कहीं न जाएं और घर पर ही रहें। कोशिश ये करें कि जितना कम लोगों से मिलें उतना अच्छा रहेगा। इन सब प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए पढ़ाई भी जारी रखें अपनी। तो हमने पिछला जो पार्ट लिया था उसमें ये था कि हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, उसकी बाजार नियंत्रण नीति के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में सल्तनत काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो गई थी। यहाँ तक कि दक्षिण के जो क्षेत्र थे वो भी सल्तनत के कब्ज़े में कम से कम अधीनता में तो आ गए थे। सीधे तौर पर वो साम्राज्य में तो नहीं मिले थे, लेकिन वो अधीनता में तो आने लगे थे। इसके बाद हमने देखा था कि मलिक कफूर ने किस तरह अलाउद्दीन के पुत्रों को मारने का षड्यंत्र रचा और अलाउद्दीन के जो एक व्यक्ति था मुबारक शाह, उसने मलिक कफूर को मरवा दिया और फिर उसने लगभग कुछ साल शासन किया और उसके बाद 1320 तक उसने शासन किया और उसके बाद हमने देखा कि खुसरो शाह शासक बना और खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक शासक बना। तो वो गयासुद्दीन तुगलक जो था, अब गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया। अब ये व्यक्ति क्या था? उदार व्यक्ति था, थोड़ा सा कोई खास व्यक्ति नहीं था। उसने जन कल्याण के कार्य करवाए तथा अनेक नहरें बनवाई। हालांकि ये कट्टर था काफ़ी। उसके बाद उसने क्या किया कि खिलजी साम्राज्य के बाद तुगलक वंश की स्थापना की, ये भी हम सभी जानते हैं। अब बंगाल अभियान से लौटते समय अब क्या हुआ, दिल्ली के समीप एक गांव में मंडप गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के पीछे एक बात बताई जाती है कि जो हत्या, कई इतिहासकार मानते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रचा था जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन मुख्यतः कई इतिहासकार, जो मेजॉरिटी है हिस्टोरियंस की, वो उसको निर्दोष मानती है। तो उसके बाद उसका भतीजा जौना खां जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में शासक बनता है। ये व्यक्ति जो था वो सल्तनत के सबसे विद्वान शासकों में था, लेकिन साथ ही सबसे विवादित शासकों में भी था और विरोधाभासों से युक्त था। अब इसने मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता है। इसकी योजनाएं थी, एक तो दिल्ली की जगह देवगिरी को राजधानी बनाना, इसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, इसके बाद खुरासान अभियान, कराची अभियान और दोआब में कर वृद्धि। खुरासान जो है वो आपको बता दूं मैं कि कहाँ आता है। खुरासान जो आता है वो आता है मध्य एशिया में, मध्य एशिया का एक भाग है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि वहाँ का जो सुल्तान था उसके खिलाफ त्रिमैत्री संगठन किया था। यानी 3 शासक जो थे उन्होंने खुरासान के सुल्तान के खिलाफ अभियान किया था और एक
बहुत बड़ी विशाल सेना वहाँ भेजी, लेकिन वो सेना असफल रही। उसके बाद कराची में भी यही स्थिति रही। कराची में भी उसने ये सेना भेजी, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि सेना रास्ता ही भटक गई। तो इस तरह से ये दोनों ही अभियान असफल रहे। उसके बाद राजधानी परिवर्तन। अब उसकी राजधानी परिवर्तन के पीछे क्या कारण था? कई लोग ये मानते थे कि इब्न बतूता खास करके वो ये लिखता है कि वो दिल्ली के लोगों से परेशान हो गया था। उसको परेशान करने के लिए वो दिल्ली के लोग उसको खत लिखा करते थे, तो वो दिल्ली के लोगों को सज़ा देना चाहता था। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उसने मंगोलों से आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया। वो देवगिरी जो थी उसका नाम उसने दौलताबाद रखा, और उसने इसको अधिक सुरक्षित माना। उसने सारी तैयारियों के साथ वो राजधानी परिवर्तन पर कार्य किया, लेकिन वह असफल। इसके बाद उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, जिसमें क्या हुआ कि उसने कांसे की टंके का मूल्य चांदी के टंके के बराबर हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये योजना कोई पागलपन युक्त योजना नहीं थी। आज हम जो नोट्स इस्तेमाल करते हैं वो सांकेतिक मुद्रा ही है। जैसे मान लीजिए सोने का भाव 50,000 है, 10 तोला, ठीक है। सॉरी, 1 तोले का एक एजम्पशन कर लेते हैं कि 50,000, 45,000 है, ठीक है। 45,000 है। अब हम 45,000 वैल्यू के अगर नोट्स रखें तो वो कुछ कागज़ के टुकड़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो सांकेतिक मुद्रा है और रिजर्व बैंक ट्रस्ट करता है उसमें। उसके बाद पूरे भारत के लोग ट्रस्ट करते हैं। आप अगर 2000 के 21 नोट, 2000 के 22 नोट और 500 के 2 नोट देंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको 1 तोला सोना दे देगा, क्योंकि हम इसमें विश्वास रखते हैं। तो ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये भी सांकेतिक मुद्रा थी। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ के व्यापारियों ने ये लेने से इनकार कर दिया। तो लोगों के पास कांसे के टंके बहुत ज़्यादा हो गए, तो उनको कांसे के टंकों के स्थान पर चांदी के टंके दिए गए, और उससे क्या हुआ कि राजकोष रिक्त हो गया। तो इस तरह ये योजना भी असफल रही। इसके बाद 2 आब में कर वृद्धि की योजना भी काफ़ी अच्छी योजना थी। ऐसा नहीं था कि ये बुरी योजना थी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उसने कर बढ़ाया वहाँ पर अकाल पड़ गया। लेकिन अधिकारियों ने क्या किया, उसके बावजूद भी अत्याचार से कर वसूला। ये उसकी जानकारी में नहीं था, तुगलक की जानकारी में नहीं था। जब उसको पता चला तो उसने अकाल पीड़ितों को बहुत राहत दी और अकाल संहिता भी उसने बनाई। ऐसा करने वाला वो पहला सुल्तान था जिसने अकाल संहिता बनाई। अब उसका साम्राज्य जो था वो बिखर कैसे गया था। बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक को एक बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ था। वो उसने क्या किया कि उसने धार्मिक उदारता का परिचय दिया था, और उसने एक दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना भी की थी। लेकिन उसके काल में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए, और उसने दक्षिण नीति जो थी उसकी सही नहीं थी, उसने वहाँ पर गलती कर दी। अब क्योंकि वो दक्षिण में व्यस्त रहता तो विद्रोह होने लगे, तुगलक साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। और इसी बिखरे हुए तुगलक साम्राज्य के अवशेषों पर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई।
इसके बाद 1351 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। तो इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक का जो मुख्य कार्य था वो इस तरह है।